हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रियल क्राइम स्टोरी में। आज मैं फिर लौटी हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी दिल्ली शहर की है, एक ऐसी औरत की जिसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शुरू में तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये एक एक्सीडेंट है या फिर एक हत्या। और इस केस को सुलझाया उसी के मासूम बच्ची ने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी दिल्ली के बवाना इलाके की है। साल 2018 में अक्टूबर के महीने में इसी बवाना इलाके में सुबह सुबह कुछ लोग एक सड़क से गुजर रहे थे। ये लोग आपस में बात करते हुए जा रहे थे। तभी अचानक उनकी नज़र सड़क पर पड़ी एक महिला पर जाती है। वो महिला सड़क पर गिरी हुई थी, साथ ही में उसकी स्कूटी भी गिरी हुई थी। इसे देखकर लग रहा था कि शायद महिला का एक्सीडेंट हुआ है। जब वो लोग उस महिला के पास जाते हैं तो देखते हैं कि महिला के शरीर से खून निकल रहा है। ये सब देखकर उन लोगों को लगा कि मामला एक्सीडेंट का है। महिला की ज़िंदगी बचाने के लिए वो तुरंत महिला को उठाते हुए उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब डॉक्टर उस महिला का चेकअप करते हैं तब तक उस महिला की सांसें थम चुकी थी। जब डॉक्टर ने उस महिला को चेक किया तो देखा कि उस महिला को गोली लगी हुई थी। तब डॉक्टर ने उन लोगों को बताया कि इस महिला का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बल्कि किसी ने इस महिला को गोली मारी है। अब जब ये बात लोगों को पता चली तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इसके बाद तुरंत पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई। ये सूचना मिलते ही पुलिस की टीम फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस की टीम पूरे मामले की जानकारी लेती है। अब पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस वाले भी सन्न रह जाते हैं कि सुबह सुबह उनके इलाके में दिन दहाड़े एक महिला का कत्ल हो गया। फ़ौरन पुलिस वाले उन लोगों से पूछताछ शुरू करते हैं जो उस महिला को हॉस्पिटल लेकर आए थे कि सबसे पहले इस महिला को किसने देखा था। क्या किसी ने गोली चलने की आवाज़ सुनी थी या फिर किसी ने कुछ शोर सुना हो। अब ये तमाम सवाल पुलिस वाले उन लोगों से पूछते हैं। इस पर जिन लोगों ने उस महिला को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी वो लोग सीधा सीधा बताते हैं कि उन्हें लगा कि ये एक्सीडेंट का मामला है। अगर उन्हें पता होता कि ये मर्डर का मामला है तो वो पुलिस को ही वही फ़ोन कर देते। अब पुलिस वाले लोगों के बयान को सुनते हैं। सुनने के बाद पुलिस वालों को भी लगता है कि ये लोग सही बोल रहे हैं। उसके बावजूद भी पुलिस वाले उन लोगों का नाम, उनका लोकल एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर नोट कर लेते हैं। ये कार्रवाई करने के बाद वो उन लोगों को कभी भी किसी भी टाइम पर ज़रूरत पड़ने के लिए वापस पूछताछ के लिए बुला सकते हैं, ये बोल करके वो लोग को घर जाने देते हैं। इसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अब पुलिस अपनी छानबीन शुरू करती है। छानबीन के दौरान अब पुलिस को सबसे पहले ये पता करना था कि आखिर वो महिला है कौन। जब महिला को हॉस्पिटल लाया गया था तब इत्तेफाक से उस महिला के कंधे पर एक हैंडबैग टंगा हुआ था। शायद वो हैंडबैग महिला के कंधे से लेकर हाथों के बीच फंसा रह गया था, लिहाजा ये हैंडबैग अब महिला के साथ हॉस्पिटल तक पहुंच चुका था। इसके बाद पुलिस वाले फ़ौरन उस हैंडबैग को खोलना शुरू करते हैं और जैसे ही वो अंदर से उसे हैंडबैग को खोलते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उनमें से एक महिला का आधार कार्ड था और एक कॉलेज का आईडी कार्ड था। जब महिला की जानकारी निकालने के लिए वो ये 2 कागज़ पर्याप्त करते हैं तब उनको पता चलता है कि ये जो महिला है ये गवर्नमेंट टीचर है और उस महिला का नाम सुनीता है। साथ ही उन्हें उस हैंडबैग में एक मोबाइल फ़ोन भी मिलता है। वह महिला दरअसल कहीं दूर की नहीं बल्कि दिल्ली की ही रहने वाली थी। फ़ौरन पुलिस वाले इस महिला के घर के बारे में पता करते हैं और उसके पति का नंबर भी निकलवाते हैं। अब जैसे ही उसके पति का नंबर मिलता है पुलिस वाले महिला के पति को फ़ोन करते हैं और उसे पूरा वाक़या बताते हैं। महिला के पति का नाम मंजीत था और वो पेशे से प्रॉपर्टी डीलर था। पुलिस वाले उसके पति को बताते हैं कि उसकी बीवी की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। जैसे ही महिला का पति ये खबर सुनता है वह ज़ोर ज़ोर से दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देता है। पुलिस वाले हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस उसे बताते हैं और वह भागा भागा हॉस्पिटल चला आता है। अपनी बीवी को ऐसी हालात में देख करके मंजीत फूट फूट कर रोने लगता है। इन सब के बाद मंजीत अपनी बीवी के कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करता है। अब इसके बाद उस महिला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद महिला की बॉडी उसके पति को दे दी जाती है। मंजीत अपनी बीवी की बॉडी लेकर घर आ जाता है। उनके 2 बच्चे भी थे, उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है।
उसके बाद उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार होने के बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल में सबसे पहले उस महिला के पति से पूछताछ करते हैं। उसके काम के बारे में पता किया जाता है कि आखिर वो क्या काम करता है, और उससे ये भी पूछा जाता है कि आखिर कहीं उसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी, या उसे किसी पर शक हो जो उसकी बीवी को मार सकता था। ये सारे सवाल सुनने के बाद मंजीत सिर्फ इतना ही कहता है कि उसकी बीवी एक टीचर थी और वो एक प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसने बताया कि उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ काफ़ी अलग अलग है। हालांकि उसकी फील्ड में उसके काफ़ी सारे दुश्मन थे, लेकिन ऐसा दुश्मन कोई भी नहीं था जो उसके परिवार से कोई रंजिश निकाल सके। उसने ये भी बताया कि उसकी बीवी जो थी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उसका कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था और ना ही उसकी किसी से कोई दुश्मनी थी, तो फिर उसको कोई क्यों मारेगा। इसके बाद पुलिस वाले जहाँ ये कत्ल हुआ था उस जगह पर तहकीकात करने पहुँचते, परंतु वहाँ भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। अब पुलिस वालों की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जैसे ही ये मामला मीडिया को पता लगता है, मीडिया दिल्ली पुलिस की लापरवाही को लेकर के बहुत ज़ोरों से हल्ला करती है और मीडिया तरह तरह की बातें करती है। इधर मंजीत भी अपनी पत्नी की हत्या का इंसाफ मांगता है। इन सब चीज़ों का पुलिस वालों पे काफ़ी दबाव पड़ जाता है, इसलिए पुलिस वाले जांच और भी तेज़ी से करने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि उन्हें यह तक नहीं पता चल पा रहा था कि आखिर किसी ने उस महिला का कत्ल क्यों किया। पुलिस वालों ने लूटपाट के नज़रिए से भी इस बारे में सोचा, लेकिन जब पर्स वहाँ पे मिला तो पुलिस वालों ने इस बात पर भी अपनी आशंका जताने बंद कर दी कि अगर ये मामला लूटपाट का होता तो उसका पर्स कभी भी महिला के साथ नहीं मिलता। इसके अलावा उसके गले में मंगलसूत्र था, कानों में बालियाँ थी, तो यह चीज़ें तो एकदम सुरक्षित थी, इसलिए ये मामला लूटपाट का तो हो ही नहीं सकता था। इसके बाद पुलिस सुनीता का कमरा ये सोच के छानबीन करती है कि शायद उन्हें वहाँ से ही कोई सुराग मिल जाए, लेकिन उन्हें वहाँ से भी कुछ नहीं मिलता और उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। लेकिन इसी बीच सुनीता की छोटी सी मासूम बेटी पुलिस वालों के पास आती है और उन्हें यह कहती है कि अंकल, अगर आपको मेरी मम्मी के बारे में जानना है तो जितना हम बताएंगे या जितना पापा बताएंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको उनकी डायरी से पता चल सकता है। अब पुलिस वालों ने जब ये डायरी की बात सुनी तो उन्हें पहली बार कोई उम्मीद नज़र आई और उन्हें लगा कि शायद उन्हें अब कोई सबूत मिल सकता है। फौरन पुलिस वाले उस बच्ची से डायरी के बारे में पूछते हैं तो बच्ची अपने कमरे में जाती है। तो बच्ची अलमारी से डायरी निकालकर पुलिस वालों को दे देती है और कहती है, अंकल डायरी चेक करके मुझे वापस दे देना, क्योंकि इस डायरी में मेरी मम्मी की निशानियां हैं। इस डायरी को पढ़ने से पहले पुलिस वालों के पास ना तो कोई सबूत था और ना ही कोई गवाह, लेकिन यह डायरी के जैसे जैसे पन्ने वो पलटते हैं पुलिस वालों को सारे सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। सारी गवाही ये डायरी खुद दे रही थी और जो कातिल का चेहरा था और उसके ऊपर जो डाउट था वो भी पुलिस वालों को जाना शुरू हो जाता है। दरअसल इस डायरी में लिखा था कि यह लड़की मुझे जीने नहीं देगी, यह लड़की मुझे मार डालेगी और यह लड़की मेरे पूरे परिवार को तबाह कर देगी, मेरा पति मुझसे छीन लेगी। साथ ही एक लाइन लिखी थी कि मेरा पति भी उस लड़की के चंगल में फंस चुका है। सुनीता को डायरी लिखने का शौक था तो सुनीता ने उसकी ज़िंदगी की तमाम चीज़ें इस डायरी में लिख दी थी। लेकिन जैसे पुलिस वाले तमाम चीज़ें पढ़ते हैं तो उन्हें फ़ौरन ही समझ में आ जाता है कि उसके पति यानी मंजीत का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, जिसके बारे में मंजीत ने खुलासा अब तक नहीं करा था। तो अब कहीं ना कहीं पुलिस वालों की शक की सुई मंजीत के इर्द गिर्द घूमने लगती है, लेकिन डायरी के आधार पर मंजीत को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। लिहाजा पुलिस वालों ने अब सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। सबसे पहले पुलिस वालों ने मंजीत के बारे में पता किया, मंजीत की कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकलवाई गई। तमाम तरह के सबूत जब इकट्ठा किए गए तो इस बात की पुष्टि हो गई कि मंजीत का एक लड़की के साथ अफेयर था और वो लड़की कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि मुंबई की मशहूर मॉडल है और जिसका नाम एंजल गुप्ता था। अब जैसे ही एंजल गुप्ता का नाम आया तो पुलिस वालों ने एंजल गुप्ता की कुंडली खंगाली। अब दोनों के खिलाफ कुछ सबूत मिले और सबूत और शक के आधार पर कुछ दिन बाद एंजल गुप्ता और मंजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी होने के बाद इन दोनों से जब पूछताछ हुई तो शुरुआत में तो दोनों ने इधर उधर की कहानी बताई, लेकिन जब पुलिस ने दोनों पर सख्ती दिखाई तो ये टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद दोनों ने सुनीता के कत्ल के पीछे जो कहानी सुनाई थी वो ये थी।
आज से 12 साल पहले साल 2012 में सुनीता, मंजीत और उनके बच्चे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहे थे। मंजीत का भी काम बिल्कुल सही चल रहा था और सुनीता की नौकरी भी बढ़िया चल रही थी। सुनीता की सरकारी नौकरी थी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी। ये लोग आराम की जिंदगी जी रहे थे। साल 2012 में एक बार मंजीत एक पब में जाता है। पब में मंजीत देखता है कि लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। ये सब देखने के बाद उसे अच्छा नहीं लगता। वो फौरन उन लोगों को हटाता है और लड़की को प्रोटेक्ट करता है। लड़की भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद वो एक दूसरे से नाम पूछते हैं और फिर उनमें बातें शुरू हो जाती हैं। उसके बाद वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में भी बातें करते हैं। तो मंजीत बताता है कि वो एक प्रॉपर्टी डीलर है और साथ ही उसका कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम भी है। इधर एंजल बताती है कि वो दिल्ली की रहने वाली है और एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो इधर उधर भटक रही है। कुछ देर बात करने के बाद वो दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी दौरान एंजल मुंबई चली जाती है और मुंबई जाने के बाद उसे अच्छा काम मिलने लगे और वहाँ उसकी किस्मत बदल गई। तमाम चीज़ें चलती रहीं और दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती रहीं और 2-4 साल गुजरने के बाद उन दोनों को लगता है कि अब उन दोनों को एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। अब एंजल को शादी करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसका करियर भी सही चल रहा था, उसका अच्छा नाम था, उसकी माँ भी गवर्नमेंट टीचर थी। इधर मंजीत की उम्र भी हो चली थी और वो शादीशुदा भी था। ये तमाम चीज़ें पॉसिबल कैसे हो, क्योंकि घर में पहले से ही एक बीवी थी। बहरहाल इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ता जारी रखा। साल गुजरते चले गए, लेकिन मंजीत लगातार फ़ोन पर बात करता था और रात रात भर गायब रहता था। तो कहीं ना कहीं सुनीता को मंजीत पर डाउट होने लगा। डाउट होने के बाद सुनीता ने मंजीत का फ़ोन चेक करा और फ़ोन चेक करने के बाद सुनीता को यकीन हो गया था कि उसके पति का किसी और के साथ अफेयर है। लिहाजा उसने उन दोनों के रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया था। सुनीता के विरोध के बाद मंजीत और एंजल को लगने लगा था कि इसके होते हुए उन दोनों के बीच में कभी कुछ सही नहीं हो सकता। लिहाजा उन दोनों ने सुनीता को रास्ते से हटाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने एक तीसरे शख्स, जिसको एंजल गुप्ता अपना मुंह बोला बाप कहती थी, जिसका नाम था राजीव गुप्ता, उसे शामिल करा। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान के तहत ये लोग मेरठ गए। वहाँ इन्होंने एक सुपारी किलर से मुलाकात करी। ये डील 18 लाख से शुरू हुई और घटते घटते 10 लाख पर बात पक्की हुई। इन 10 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए पहले देने थे और बाकी के पैसे सुनीता का कत्ल होने के बाद सुपारी किलर को देने थे। अब डील फिक्स होने के बाद सुनीता के कत्ल का टाइम भी फिक्स किया गया। 29 अक्टूबर साल 2018 को जब सुनीता अपने स्कूल के लिए निकलती है तो रास्ते में सुनसान जगह देखकर सुपारी किलर उसका गोली मारकर कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद वो वहाँ से सीधा मेरठ भाग जाता है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले सकते में आ जाते हैं, क्योंकि जो मंजीत था ये भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था और ना ही एंजल गुप्ता कोई आम लड़की थी। दिल्ली में भी इसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही थी, लेकिन एक गलती और एक प्यार की जिद ने इन दोनों की जिंदगी को ख़त्म कर दिया। इन्होंने उन बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा कि माँ के बिना उनका क्या होगा। अब दोनों हवालात की हवा खा रहे हैं। फिलहाल ये थी पूरी कहानी।